gives me a great pleasure to extend to you a very warm welcome on behalf of our Vishwavidyalaya Teaching Learning Center and on the behalf of participants. We welcome you, sir. Thank Uh, you. before, before starting this session, I will give brief introduction of sir. Sir's teaching experience is more than 25 years. His area of interest and research are epistemology and constructivist pedagogy, philosophy of science and research, mathematics pedagogy, education. He is associated with various reputed academic and administrative administration areas, that is UGC, ICSSR, NCT, NIPA, NEC, and IGNOU. He has number of publication in his credit, that is books, chapters, book reviews, and research papers, educational articles in various reputed national and international journals. He is a man of distinct vision and fountainhead of illuminating ideas. As idol of knowledge and experience and inspiration to all of us. Uh, in today's session, sir will discuss with us the topic epistemology in Indian philosophy. We welcome you, sir, again, and over to you, sir. जिस टॉपिक पे मैं आज बात करूँगा वो है एपिस्टेमोलॉजी इन इंडियन फिलॉसफी और कल मैं बात करूँगा कॉग्निशन इन इंडियन साइकोलॉजी पे। जो कुछ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, and those who have difficulty to understand my Hindi, you can stop me, right? I hope majority of you can understand. That is already there in the book, and this book which was published maybe way back 2003 or 4, I don't remember exactly. And this is my PhD work, Nyaya Philosophy, Epistemology and Education. Well, let me start with the epistemology. It's a distinct branch of knowledge, right? एंड जब आप फिलॉसफी का फर्दर हम लोग बाइफर्केशन टाइफर्केशन करते हैं तो हमें सबसे पहली चीज़ जो मिलती है वो उसका नाम ही आता है एपिस्टेमोलॉजी, ओंटोलॉजी, या ओंटोलॉजी को मेटाफिजिक्स भी कुछ लोग कहते हैं और दोनों अलग अलग भी वैसे हैं, और एक्सियोलॉजी। तो 3 मेजर ब्रांचेस हैं, हालांकि आज मोर देन 100 ब्रांचेस हैं विद इन फिलॉसफी। तो मैं बात करूँगा एपिस्टेमोलॉजी पर। तो एपिस्टेमोलॉजी क्या है? Epistemology is a branch of philosophy that investigates the basic nature of knowledge, including its sources and validation. इसलिए केवल ज्ञान क्या है वहाँ तक ये सीमित नहीं है, वो कहाँ से आता है और उसका वैलिडेशन कैसे होता है, कौन उसकी वैधता स्थापित करता है, ये भी बहुत जरूरी है। सो इट इज़ ए कंसर्न विद, तो संक्षेप में हम जिसको कि हिंदी में ज्ञान मीमांसा कहते हैं, ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र का वह ब्रांच है जिसमें हम ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान के साधन और ज्ञान की वैधता पे चर्चा करते हैं। और एक बात और बता दूं कि जैसा कि फिलॉसफी का नेचर है वो फाइनलिटी पे नहीं पहुंचता है ना, वो एक पर्सपेक्टिव आपको देता है और उस पर्सपेक्टिव से वो अपेक्षा करता है कि आप अपनी भी पर्सपेक्टिव बनाएंगे। जैसे आज अगर मुझसे कोई कहा जाए इसे डिफाइन करने के लिए कि आप कैसे परिभाषित करना चाहेंगे एपिस्टेमोलॉजी को, तो मैं कहूँगा कि नेचर ऑफ नॉलेज या सोर्सेस ऑफ नॉलेज या वैलिडेशन ऑफ नॉलेज हमारा बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। आज सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो किसी चीज़ को जानता है तो किस आधार पर वो ऐसा कहता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि सपोज कि मुझे किसी शिक्षक ने पढ़ाया व्हाट इज ए सेट, ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं अक्सर देता हूँ, या व्हाट इज ए ट्रिग्नोमेट्री या कुछ भी। तो मैं अगर कहता हूँ कि हाँ मैं जानता हूँ व्हाट इज अ सेट, तो कहता अच्छा बताओ व्हाट इज अ सेट, तो मेरा उत्तर होता है कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब ये बात जो मैं कह रहा हूँ, तो अब ये 2 मुद्दे प्रमुख रूप से हमारे सामने रखता है। एक, किस आधार पे मैं कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ, जिसका मैं दावा कर रहा हूँ कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, और दूसरा, सामने वाला उसको कैसे सर्टेन करेगा, निर्धारित करेगा कि हाँ ये व्यक्ति जानता है। इसका मतलब ये हुआ कि जानने के और भी कई लेयर्स हैं, तो उसको कैसे जानेंगे। जैसे एक कंस्ट्रक्टिविज्म में बात यही आती है
आप कहते हैं कि मनुष्य ज्ञान का निर्माण करता है, लेकिन कैसे आप जानते हैं कि मनुष्य ने अपना ज्ञान का निर्माण कर लिया है? वो कौन सी विधा होगी, वो कौन सी यार्डस्टिक होगा, वो कौन सा मेजर होगा जिसके आधार पे ऐसा कहा जा सकता है? एक बात। दूसरी बात, एपिस्टेमोलॉजी इज ऑल्सो कंसर्न विद द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन मैन्स माइंड एंड रियलिटी। क्योंकि जो चीज आपके मस्तिष्क में नहीं है, आपके कॉन्शियसनेस में नहीं है, आपकी रियलिटी के डोमेन में नहीं है, उसकी वास्तविकता को आप नहीं जान सकते। हजारों घटनाएं घटती हैं, लेकिन आप किन घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, किन घटनाओं के बारे में कुछ कह सकने की स्थिति होती है, जब वो आपकी कॉन्शियसनेस तक उसकी पहुंच होती है। एंड विद द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ ह्यूमन रीजन, कि मनुष्य का जो तार्किक शक्ति है वो कैसे काम करता है। एक जो मर्डर करता है वो भी तर्क लगाता है, एक जो उसे बचाता है वो भी तर्क लगाता है। तो अब दोनों को कौन से ह्यूमन रीजनिंग का प्रयोग करता है? सो देयरफॉर इट सेट्स द स्टैंडर्ड्स फॉर द वैलिडेशन ऑफ ऑल नॉलेज। इसलिए दुनिया में कितने जितने भी प्रकार के ज्ञान है, उसकी वैधता का एक पैमाना, एक स्टैंडर्ड निर्धारित करता है कि हाँ, इतना अगर कोई व्यक्ति जानता है तो हम कह सकते हैं कि वो नॉलेजेबल है। एंड इट इज संज्ञान के लिए ज्ञान का होना जरूरी है। ये बात आज ही मैं आपको बता दूं, ताकि कल इन्हीं बातों को दोहराने से मैं बचूंगा, क्योंकि शब्द ही है कॉग्निशन, नहीं तो यहाँ नॉलेज नहीं। आज जो तीन प्रमुख चुनौतियां हैं, जो लोग भी एपिस्टेमोलॉजी में अपनी इंटरेस्ट रखते हैं, मुझे से हजारों लाखों लोग, मुझे याद है कि अमिता जी के साथ ही मैं एक इंटरनेशनल फिलोसफी का कॉन्फ्रेंस कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और उसने एपिस्टेमिक वायलेंस पे एक पेपर पढ़ा था, और उससे पहले उस टर्मिनोलॉजी के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, और फ्रांस का फिलोसफी का ही प्रोफेसर था। बाद में मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आई वुड लाइक टू रीड योर पेपर। बाद में हम लोग एपिस्टेमोलॉजी बहुत सारे एक दूसरे से शेयर करते रहे, और आज भी है, हालांकि अब तो वो इज वेरी ओल्ड नाउ। एनीवे, तो जो लोग भी रखते हैं वो कहते हैं कि पहले जानना क्या है, ज्ञान नहीं, ज्ञान को जानना क्या है। और जब आप कहते हैं कि मैं इस चीज को जानता हूं जिसका आप दावा करते हैं, तो किस उसका आधार क्या है, व्हाट इज द बेसिस, हाउ डू यू नो व्हाट यू नो। अंग्रेजी में इसको इस तरीके से कहा है, बहुत सारे थिंकर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने भी और फिलोसफर्स ने भी कहा है, और खासकर जो कॉग्निटिव साइंटिस्ट है उनके लिए आज यही मुद्दा है, सबसे बड़ा है। खैर, सो पहला प्रश्न जिसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी वो है व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान क्या है, व्हाट आर सोर्सेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान के साधन क्या है, ज्ञान की वैधता क्या है, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फॉर्मेशन, एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ज्ञान का फॉर्मेशन कैसे होता है, ज्ञान का एक्विजिशन कैसे करता है, और जो लेटेस्ट पैराडाइम टीचिंग लर्निंग की है, हालांकि अब पोस्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट का भी ज़माना आ रहा है, लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं कि जब आप कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होता है, तो ये सब है क्या? ठीक है, ओके। सो द फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन, जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन माइंड एंड रियलिटी, उसको थोड़ा सा और शार्पन करेंगे तो आपको लगेगा कि ज्ञान के बारे में जानने के लिए एक प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि मनुष्य की चेतना में और मनुष्य के आसपास जो यथार्थ है, अपना भी और अपने बाहर का भी यथार्थ, उन दोनों में क्या संबंध है? क्या बिना दोनों में कोई संबंध स्थापित किए मनुष्य के पास मनुष्य ज्ञान का निर्माण कर सकता है, या ज्ञान को का फॉर्मुलेशन कर सकता है? ये बहुत। दूसरा, द नेचर एंड वैलिडिटी ऑफ सेंस परसेप्शन। देखिए, ज्ञान के हम कहते हैं कि हम छू के भी, देख के भी, सुन के भी, सूंघ के भी, है ना, और एक टेक्टाइल, ये सारे हैं सोर्सेस। तो ये जो इसकी जो वैलिडिटी है वो क्या है, सेंस परसेप्शन। क्या सेंस परसेप्शन का ज्ञान हमेशा सही होता है? तो बहुत सारे जो रैशनल थिंकर्स हुए हैं उन्होंने कहा कि नहीं, सेंस परसेप्शन कभी भी सही ज्ञान नहीं देता है। लेकिन हाँ, तो कि देता क्या है, वो कहता है वो सूचना देता है, ठीक है ना, उसके बारे में प्रारंभिक जानकारी देता है, वो ज्ञान नहीं दे सकता। जानकारी होना और ज्ञान होना दोनों अलग अलग चीज है। सो द नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट एंड द रिलेशन बिटवीन एब्स्ट्रैक्शंस एंड कंक्रीट पर्टिकुलर्स। कोई व्यक्ति किसी भी कंक्रीट पर्टिकुलर्स के आधार पे एब्स्ट्रैक्शन का निर्माण कैसे करता है? जैसे देखिए, मेरे हाथ में अभी एक पेन है, तो इसको हम कहेंगे वन पेन, नहीं? तो ये अभी जो वन पेन है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक? और वन और पेन में से अगर हम पेन को हटा दें और वन बता दें, तो ये वन क्या है? जब तक दोनों सम्मिलित रूप से है तो किसी एक ऑब्जेक्ट को करता है। लेकिन जैसे आप हटाते हैं संख्या, केवल शुद्ध संख्या की बात करेंगे, वन,
तो वन एक एब्स्ट्रैक्शन है, और इसीलिए मैथमेटिशियन कहते हैं चाहे दुनिया के कितने भी मेजरमेंट के टेक्निक्स बना लिए जाएं, वन को कोई भी मेजर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, यानी किसी भी नंबर का सही सही रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है। क्यों? तो उनका मानना है कि वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। कंक्रीट लेवल पे हाँ आप ये कह सकते हैं कि 1 इज लेस देन 2 एंड मोर देन 0, या चलिए 1 को छोड़ देते हैं, 3 को लेते हैं, 3 इज मोर देन 2 एंड लेस देन 4। नहीं, क्या आपको लगता है कि 3 यही है और इसके अलावा कुछ और नहीं है? ये कंक्रीट फॉर्म में ये है, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन के फॉर्म में अगर आप जानने की कोशिश करेंगे 3 का ज्ञान होना, तो मुझे लगता है शायद पूरी लाइफ कम पड़ेगी। मैं 1-2 उदाहरण और आपको दूंगा कभी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। So what is the relation between abstraction and concrete particulars, and the nature and validation of axioms, especially the law of identity and causality? कहते हैं ना कि साइंस जो है वो कॉजलिटी का विज्ञान है, कॉजलिटी का ज्ञान है कि अगर कोई घटनाएं घटी हैं तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, बिना कारण कोई घटना नहीं घटती है। So the nature of certainty and truth as characteristics of conceptual knowledge, ये माना गया है। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई आज के ज़माने में क्या ज़रूरत है कि हम ज्ञान मीमांसा के बारे में पढ़ें, ज्ञान किसे कहते हैं ये जानने की कोशिश करें, या कैसे मनुष्य किसी चीज़ को जानता है, बस जान जाता है, हम क्यों नहीं उसको एक्सियम के रूप में टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं? तो देखिए बहुत ज़रूरी है, एक खासकर अगर आप विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं और रिसर्चर हैं। जैसे मैं अपना अगर विषय लूं गणित, तो गणित की प्रकृति विषय के रूप में क्या है और गणित की प्रकृति एक अनुशासन के रूप में क्या है, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इन टर्म्स ऑफ अ सब्जेक्ट एंड इन टर्म्स ऑफ ए डिसिप्लिन। कब गणित किस आधार पे एक सब्जेक्ट एक डिसिप्लिन बनेगा, और अगर इन चीजों से हम वाकिफ होंगे तभी हम अपने गणित के पेडागोजी के साथ न्याय कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि तभी तो मुझे एपिस्टेमिक पेडागोजी का ज्ञान होगा कि जिस ज्ञान को, गणितीय ज्ञान को मैं एक्वायर करना चाहता हूं या जिस गणितीय ज्ञान को मैं कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूं, पहले ये तो पता चले क्या उसको जाना भी जा सकता है या नहीं। अब जेनोफन से पूछेंगे तो कहेगा कि मनुष्य तो काबिल ही नहीं है ज्ञान का होने के लिए, और इसलिए सेंस परसेप्शन की नॉलेज को बिल्कुल नकारता है। नहीं, तो ये जरूरी है एक शिक्षक के रूप में मुझे, और तभी आज तक हमारे करिकुलम में ना तो बीएड की, ना एमएड के, ना कोर्स वर्क की बात की गई है कि पेडागोजिक एपिस्टेमोलॉजी क्या होगी, क्या शिक्षण शास्त्र के द्वारा ज्ञान मीमांसा को समझा जा सकता है। हाँ ये ठीक है कि ज्ञान मीमांसा के द्वारा शिक्षण शास्त्र को समझा जा सकता है, क्या शिक्षण शास्त्र के द्वारा अधिगम शास्त्र तक पहुंचते हुए और ज्ञान की प्रकाष्ठा संज्ञान तक पहुंचा जा सकता है? तो इन तमाम सवालों को अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरा आग्रह जरूर होगा कि आवश्यक है कि हम ज्ञान मीमांसा को समझें। आज आप देखिएगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। मैं बहुत शुरू में ब्लूम का बहुत बड़ा आलोचक रहा हूँ और आज भी हूँ, और पहले तो लोग पूछते थे कि हु आर यू टू चैलेंज। आज कहते हैं तो उनको बड़ा साफ कहता हूँ कि कम से कम जीवन के 5 से 6 वर्ष इसको समझने में दिया कि जिसको हम ज्ञान कहते हैं वो सच में ज्ञान है क्या, उसका स्वरूप क्या है, वो कैसे बनता है। और भारतीय दर्शन तो बहुत ही लंबे बृहद व्याख्या, विस्तृत व्याख्या देता है हम सबके सामने, और जो NEP 2020 भी बात करता है कि हमें अगर भारत को हम कहते हैं विश्व गुरु, तो मैं कहता हूँ कि ज्ञान का गुरु बनना पड़ेगा, और ज्ञान के गुरु के लिए बहुत आवश्यक है कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय संदर्भ में जो ज्ञान है पहले उससे हम परिचित तो हो जाए। मैं एक छोटा सा वाक्य आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मुझे याद है लगभग आज से 20-22 साल पहले 2000 की बात होगी, सन 2000 या 2001 की बात होगी। हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस था, आई वॉज ए यंग लेक्चरर और मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा था। उनके जो की नोट एड्रेस देने आए, नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता, अपने ही फील्ड के हैं, मेरे अग्रज हैं चाहे जो भी हैं, वो उसी यूनिवर्सिटी के उस्मानिया के वाइस चांसलर थे। हालांकि वो पढ़ाते थे मैसूर में, मैसूर, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि देयर इज नथिंग लाइक एपिस्टेमोलॉजी इन इंडियन फिलॉसफी। अब हम जैसे लोगों को ये चीज डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। तो मेरे बगल में एक और प्रोफेसर बैठे थे
जो बाद में मानू की वाइस चांसलर, उन्होंने कहा कि अरविंद डू यू एग्री? मैंने कहा 100% आई डोंट एग्री। तो लास्ट में, और उस सेशन को चेयर कर रहे थे टी हनुमान प्रसाद, जो स्पेशल सेक्रेटरी थे, तो उस समय चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी और बंगाल में 30 कैडर के वाइस थे, और वहाँ सेक्रेटरी रहने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने इनको यहाँ रखा था। एंड ही वाज चेयरिंग। देन ही सेड ओके नाउ लेट्स जस्ट हैव द क्वेश्चन आंसर सेशन। अब मैं हेजिटेट कर रहा था, आई वाज यंग लेक्चरर, वो लोग बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स थे, वाइस चांसलर्स थे। तो देन ही मेड ए स्टेटमेंट कि आज के ज़माने में लोग केवल लेक्चर सुनते हैं, जिज्ञासा नहीं जाहिर करते, प्रश्न पूछना नहीं, कम से कम उस पर इंक्वायरी भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। तो बगल में जो हमारे बैठे थे प्रोफेसर, उन्होंने मुझे उकसाया और कहा कि अरविंद ऐसा कैसे हो सकता है, सवाल पूछो। तो मैंने कहा कि यस सर आई हैव। और मुझे याद है कि टी हनुमान प्रसाद मुझे मंच पे ले आए हाथ पकड़ के, और उन्होंने कहा कि बोलिए। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं प्रश्न तो बाद में पूछूंगा, पहले मैं एक ऑब्जर्वेशन अपना देना चाहता हूँ। अभी भी हमारे कीनोट स्पीकर ने कहा कि देयर इज नथिंग लाइक एपिस्टेमोलॉजी इन इंडियन फिलोसफी। आई डोंट एग्री विद हिम, एंड देयर इज अ वास्ट अमाउंट ऑफ knowledge and discourses available in Indian philosophy. You take any philosophy, आप न्याय लें, सांख्य लें, मीमांसा लें, वैशेषिक लें, योग लें, वेदांत लें, कोई भी लें। इवन भारत की जो ज्ञान मीमांसा की विवेचना शक्तिशाली तब बनी जब न्याय का कन्फ्रंटेशन बुद्धिस्ट एपिस्टेमोलॉजिस्ट के लोगों के साथ हुआ। एक बहुत अच्छी किताब है, डी.एन. तिवारी ने लिखी है, मतलब उनका एक रिसर्च वर्क है बेसिकली, कुरुक्षेत्र ने इसको पब्लिश किया। उतनी मोटी किताब में रियलिज्म पे आज तक नहीं देखी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मुझे मिला था, तो उन दिनों एक बड़ा शौक था कि भारत के अलग अलग विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में जाना, अलग अलग लाइब्रेरी में जाना और वहाँ देखना कि मेरे विषय से संबंधित किस तरह की पुस्तक है। खैर, तो वहाँ वो किताब मुझे मिली थी, और उन्होंने पूरा दावा किया अपने उस रिसर्च वर्क के द्वारा कि इंडियन एपिस्टेमोलॉजी गॉट स्ट्रेंथेंड ओनली आफ्टर हैविंग साउंड कन्फ्रंटेशन विद बुद्धिस्ट एपिस्टेमोलॉजी। हाँ, दोनों के अपने मैक्सिम और एक्सिम्स में भेद हैं, वो दूसरी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब मैंने बातें इसलिए कही कि आप किसी भी विषय को पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, जैसे अभी एक सज्जन ने कहा कि मैं व्याकरण का छात्र, तो उसकी ज्ञान मीमांसा को जरूर समझने की कोशिश करें कि 2 व्याकरणाचार्य या 5 व्याकरणाचार्य किस आधार पे एक दूसरे से मत होते हैं, मत भिन्नता रखते हैं, उसका आधार क्या है। और भारतीय ज्ञान मीमांसा तो इसलिए भी यूनिक है कि वो जो NEP 2020 कहता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी होने की अब जरूरत है, सिर्फ इंटरडिसिप्लिनरी नहीं। मल्टी डिसिप्लिनरी होने का मतलब आप जिस डिसिप्लिन एक है उसमें दक्ष होइए, लेकिन दूसरे डिसिप्लिन से भी आपको ओरिएंटेड होना चाहिए, और मैं भी मानता हूँ ऐसा। और अगर आप भारतीय ज्ञान मीमांसा को पढ़ेंगे तो भारतीय ज्ञान मीमांसा को पढ़ते पढ़ते या इंडियन फिलॉसफी की जो ज्ञान मीमांसा को पढ़ते पढ़ते आप कॉग्निशन की भी जानकारी आपको होगी, लॉजिक की भी होगी और एपिस्टेमोलॉजी की भी होगी। और इन तीनों को जब करेंगे, एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि क्या लॉजिक एथिक्स अलग अलग है या लॉजिक भी एथिक्स को जन्म देता है और हमारी लाइफ को एथिकल बनाता है। मैं पंचपाद सिद्धांत जो न्याय दर्शन का ही है, उस 5 अवयव के आधार पे मैं प्रूव करके आपको बता सकता हूं कि दोनों अलग अलग नहीं है। जितनी विधाएं क्रिएट की गई वो सब मनुष्य के एथिकल लाइफ के लिए ही था। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। सो मैं क्या करूंगा अब इंडियन फिलोसफी में, थोड़ा सा वैदिक लिटरेचर से लूंगा, और उसके बाद जो प्राइमरी, चूंकि मेरा वर्क न्याय में है, न्याय और न्याय शास्त्र लूंगा, वैशेषिक, सांख्य, योग, उसके बाद मीमांसा और वेदांत, और थोड़ा सा अगर टाइम बचता है तो बुद्धिस्ट एपिस्टेमोलॉजी की ओर आपको ले चलूंगा। जरा इंडियन फिलोसफी को अगर मुझसे कोई पूछे कि अच्छा भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसा को कैसे देखते हैं आप, तो मैं बड़ा साफ कहूंगा कि जो षड दर्शन है भारत में, द 6 एक्सेप्टेड स्कूल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स इंडियन थॉट एक्सेप्ट एटलीस्ट 2 एंड एट मोस्ट 6 and 8 सोर्सेस ऑफ नॉलेज। कम से कम 2 तो हैं, हालांकि चारवाक ने केवल एक को ही किया है, परसेप्शन को ही किया है, लेकिन परसेप्शन और इन्फरेंस को सभी ने स्वीकार किया है कि इन दोनों के साधन के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। ठीक है, किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 3 और 6 और 8 तक चला गया है। सो तो क्या क्या है वो, तो जैसे न्याय की अगर हम बात करें तो कहता है प्रत्यक्ष बहुत जरूरी है, इसलिए कहते हैं चीजों को दिखाओ, नहीं
आप देखिएगा कि इंडक्टिव मेथड में या ऑब्जर्वेशन मेथड में साइंस के लोग बात करते हैं तो वो एक अमेरिका की स्टोरी उसको कोट करते हैं या फ्रांसिस बेकन को कोट करते हैं। और हमारे शास्त्र ने तो साफ ही कह दिया कि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इसलिए परसेप्शन। अब वो प्रत्यक्ष केवल आंखों से देखना नहीं है, परसेप्शन के डिफरेंट लेयर्स। दूसरा, जहां हमारी आंखें नहीं पहुंच सकती, ठीक है, तो मस्तिष्क वहां गमन करते हुए वो पहुंचता है। इन्फरेंस, पूरा का पूरा लॉजिक सिस्टम। मुझे कोई हेजिटेशन नहीं हुआ जहां भी मुझे इस दुनिया में मौका मिला, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड के जहां भी मिला, मैंने कहा कि भारत की धरती सिर्फ का कंट्रीब्यूशन सिर्फ शून्य का ज्ञान देना नहीं है। दुनिया का ओल्डेस्ट लॉजिकल सिस्टम अगर किसी ने दिया है तो भारत की धरती ने दिया है, और वो सब कुछ इन्फरेंस है। तीसरा, टेस्टिमनी, जिसको क्या बहुत सारे लोग वोवल टेस्टिमनी भी कहते हैं। शब्द के बिना ज्ञान नहीं, इसलिए किसी ने कहा कि शब्द ही हमारा संसार है, शब्द ही ज्ञान है। इसलिए आपके पास शब्द नहीं है तो आपके पास ज्ञान नहीं, इसलिए जो ज्ञानी हुआ उसके पास शब्द का भंडार होना बड़ा आवश्यक है। उसी तरीके से कंपैरिजन है, पोस्टुलेशन है, नॉन कॉग्निशन एप्रीहेंशन है, वगैरह वगैरह। अगर आप वैशेषिक की बात करें, ये न्याय कम से कम 4 की करता है, वैशेषिक 2 को मानता है, परसेप्शन एंड इन्फरेंस। उसी तरह सांख्य और योग 3 को मानता है, परसेप्शन, इन्फरेंस, वोवल टेस्टिमनी। अगर आप मीमांसा के पास चले जाएंगे तो मीमांसा कहता है नहीं, 2 और 3 साधनों से केवल ज्ञान नहीं सकता, कम से कम 5 चाहिए, उसको कंपैरिजन भी चाहिए और उसको पोस्टुलेशन भी चाहिए। उस तरह अगर वेदांत में जाएंगे तो वेदांत अद्वैत जैसे 6 को मानता है, उसमें भी वेदांत के कई क्लासेस, तो मैक्सिमम 8 तक चले जाते हैं। सो इन इंडियन फिलॉसफी अगर मुझसे पूछा जाए, द फर्स्ट सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ नॉलेज एंड द नॉलेज इटसेल्फ, जिसको प्रमाण कहा गया है, is to be found in गौतम से न्याय शास्त्र। अगर NEP 2020 को मैं ध्यान में रखूं, और जो लोग भी करिकुलम बना रहे हैं डिफरेंट लेवल पे, चाहे वो एजुकेशन के लिए बना रहे हैं, चाहे वो लॉ के लिए बना रहे हैं, वो मेडिसिन के लिए बना रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए बना रहे हैं, या किसी और के लिए बना रहे हैं, मैं चाहूंगा कि प्रमाण शास्त्र उन्हें जरूर पढ़ाया जाए। लॉ में लॉजिकल एस्पेक्ट्स को ज्यादा पढ़ाया जाए। मुझे मौका मिला ड्यूक यूनिवर्सिटी जाने का। ड्यूक यूनिवर्सिटी में फर्स्ट 2 इयर्स तक सारे MBBS करने वालों को फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी कंपलसरी पढ़ना पड़ता है। तो मेरा एक भतीजा है और लखनऊ में, आजकल एम्स में है वो, तो कहा कि चाचा बताओ क्या जरूरत है ये सब पढ़ने का। हमने कहा अच्छा, जब एक पेशेंट तुम्हारे सामने आता है, ज्ञान की विवेचना के आधार पर कह रहा, तो तुम एक रोग को दूर करने के लिए काम करते हो, या वो मनुष्य जो रोगी हो गया है उसको ठीक करने के लिए काम करते हो? का दोनों एक ही बात है। हम कह नहीं, दोनों एक ही बात नहीं है। केवल रोग को दूर करने के लिए काम, अगर उसका इलाज कर रहे हो तुम, तो मनुष्य को तुम नगण्य कर देते हो। अगर मनुष्य के रोग को दूर करते हुए मनुष्य को ठीक करना है तो मनुष्य को भी समझना पड़ेगा, और मनुष्य को समझने के लिए स्वाभाविक है कि मनुष्य क्या है ये तो समझना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे लोग कैंसर से पीड़ित होने के बाद भी उबर आते हैं, बहुत सारे लोग प्राण त्याग देते हैं। नहीं, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर यही लगता है कि जब भी डिफिकल्ट सिचुएशन आता है तो साइकोलॉजिकल मेंटल प्रेशर ये कमजोर हो जाते हैं, जबकि बहुत टैलेंटेड होते हैं। कुछ लोग कम टैलेंटेड होते हैं लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से वो इतने समर्थ होते हैं कि उन चीजों को प्राप्त कर लेते हैं जो पढ़ते हैं। तो गौतम का जो न्याय सूत्र है, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि क्योंकि मैंने PhD किया। मुझे याद है कि हाई कोर्ट के एक जस्टिस, मैं उस समय धर्मशाला में था, वो आए थे इंटरेक्शन करने के लिए। हम लोग सोच रहे थे कि लॉ को शुरू करें, और करेंगे तो हम लोगों ने सोचा कि इंटरेक्शन कराया जाए स्टूडेंट। जब मुझसे इंटरेक्शन हुआ तो मैंने इस तरह की बातें की उनसे, तो उन्होंने कहा कि आप जो बात कर रहे हैं, हमारे एक जस्टिस काजू हैं, वो अपने डिसीजन राइटिंग में वो इसका न्याय का उपयोग करते हैं, वो क्या है। देन आई वॉज इन्वाइटेड देयर जयपुर, और हमने एक लेक्चर भी दिया था, सारे लॉयर्स भी थे, और ये थे कि आप अपने ज्ञान की विश्लेषण करने का, मीमांसा करने का तरीका को तो पढ़िए। एनीवे, तो अब बाद में आप देखेंगे कि न्याय में भी बढ़ता चला गया। एक स्कूल है न्याय में जिसका नाम है नव्य न्याय, जिसको गंगेश ने शुरू किया था।
लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी की बात है। और it is a very very subtle and systematic study of the means of knowledge as an altogether independent and distinct branch of study. आज भी अगर उसके एक दो सूत्र को मिला के अगर आप 60 पेज की एनालिसिस कर दें तो हवाई यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, वो आपको पीएचडी दे देगा। जिस तरीके से रामानुजम के मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया जाता है, अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका का एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ने उसको सॉल्व किया था, तो वेल रिकॉग्नाइज मैथमेटिशियन आप हो जाते हैं। और गंगेश की जो 90 न्याय की जो लॉजिक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एनीवे, अगर आप और आगे बढ़ें तो मैं ये नहीं अब बात करूंगा कि न्याय क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, लेकिन हाँ, इंडियन फिलॉसफी में या जो इन इंडियन फिलॉसफी एपिस्टेमोलॉजी वाज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ लॉजिक। और मैं तो कहूँगा कि तीनों इतना मिला हुआ है, लॉजिक भी, कॉग्निशन भी और एपिस्टेमोलॉजी भी, कि कहीं कहीं पे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये लॉजिशियन मुझसे बात कर रहा है कोई, या एपिस्टेमोलॉजिस्ट मुझसे बात कर रहा है, या एक कॉग्निटिव साइंटिस्ट मुझसे बात कर रहा है। और आज का दरकरार यही है तकाजा कि आप इन तमाम चीज़ों को समग्रता में समझें। और यही NAP 2020 बार बार कह रहा है। हालांकि इंडियन फिलोसफी का नाम एक बार सिर्फ आया है, पूरे डॉक्यूमेंट को अगर आप देखिएगा तो मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि कितनी बार आया है, जबकि इसका नाम बार बार आना चाहिए। इंडियन नॉलेज, भारतीय ज्ञान परंपरा खूब आया है, लेकिन भारतीय दर्शन की बात। एनीवे, what I'm trying to say is this, that in Indian philosophy, epistemology has been treated as part of logic. And to come to the details of analysis of knowledge in Indian philosophy, it may be said that the means of knowledge, जिसको प्रमाण कहा गया है, which have been considered possible and have been discussed. कहा कि हाँ ये संभव है, ज्ञान संभव है। जेनोफिन की तरह नहीं कहा कि ज्ञान संभव ही नहीं है। और तब उसने क्या कहा कि सबसे पहली चीज जो जरूरत है वो है, जिसको प्रत्यक्ष, उसमें शब्द है, जो लोग संस्कृत बैकग्राउंड से हैं वो मुझसे ज़्यादा ही अच्छा समझेंगे इस शब्द को, डायरेक्ट नॉलेज। दूसरा क्या है, और जब प्रत्यक्ष की व्याख्या करता है न्याय तो वो सेंस कॉग्निशन को इंक्लूड करता है, और उसमें केवल सेंस कॉग्निशन के नॉलेज को ही नहीं रखता है, जिसको आप इंद्रिय जन्य ज्ञान कहते हैं, अनुभव जन्य ज्ञान की भी बात करता है, और तो और योगज ज्ञान की भी बात करता है कि मनुष्य वहाँ है नहीं लेकिन उस ज्ञान को जान सकता है। यही NCERT में मैं एक अपना पेपर पढ़ा था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था जब प्रोफेसर राजपूत वहाँ डायरेक्टर थे, और करीब करीब भारत और भारत से बाहर 150 साइकोलॉजिस्ट को बुलाया गया था। तो मुझे ऑब्जेक्ट किया गया था कि आपने इसको क्यों नहीं कहा, जो इसका स्ट्रेंथ है। मैंने सोचा कि भारत एक सेकुलर वर्ल्ड है, अब ये सब कहेंगे तो पता नहीं इंटेलेक्चुअल एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, ज्ञान जैसा है जिस रूप में उसे कहा जाए। खैर, दूसरा वही इन्फरेंस है, नॉलेज ऑफ सिमिलैरिटी है, वॉवल टेस्टिमनी है, और 3 चीज़ें और ऐड कर दी गई, मतलब उसकी परंपरा जब आगे बढ़ती चली गई। वो है प्रिजम्पशन, जिसको अर्थापत्ति कहा गया, इम्प्लीकेशन संभाव कहा गया, नॉन एग्जिस्टेंस अभाव कहा गया, और लास्ट में एटीए जिसको ट्रेडिशन कहा गया। अगर आप वैदिक लिटरेचर में देखेंगे तो आप पूछिए कि वैदिक लिटरेचर में तो ऋग्वेद में 2 तरह की ऑब्जेक्ट्स की बात की गई है, दोज दैट आर इमीडिएटली प्रेजेंट टू द सेंसेस एंड दोज दैट आर नॉट इमीडिएटली प्रेजेंट टू द सेंसेस, दैट इज टू से दोज दैट आर रिमोट। एक तरह की तो व्याख्या ये है। दूसरा है कि दैट दोज व्हिच आर इमीडिएटली प्रेजेंट टू द सेंसेस आर of course known through the senses, but those which are remote are not known by means of the senses, and hence there must be, if any, some other means of their knowledge. और इसी को बहुत ही सॉलिडिफाई करके प्रत्यक्ष और अनुमान या इन्फरेंस में लिया गया, जो लॉजिक का आधार है। इसमें तीसरे तरह के भी ज्ञान के बारे में बात की गई और कहा गया कि इट कैन बी हैड ईदर बाय मीन्स ऑफ डिवाइन टेस्टिमनी, or nothing is remote to God, or by reflection. आप by reflection भी जान सकते हैं बहुत सारी चीजें। जैसे थियोरेटिकल फिजिक्स आप देखिएगा तो ज्यादातर जो फिजिसिस्ट हुए हैं उन लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं किया है। आइंस्टाइन का बहुत एक्सपेरिमेंटेशन नहीं,
अभी पिछले साल ही मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, आप लोगों ने भी उनका नाम सुना होगा, रोजर पेनरोज को मिला, और वो स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में एस्ट्रोनॉमी में काम करता है, हालांकि फिजिक्स में उसको नोबेल लॉरेट मिला। ये सारे थियरिटिशियन हैं और वो तमाम नॉलेज बाय रिफ्लेक्शन है। So it appears that we find in the text of these verses the seeds of distinct between what came to be known later on as direct knowledge and indirect knowledge. तो वैदिक लिटरेचर खासकर अर्थात ऋग्वेद में भी इस बारे में बात की गई कि प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान के बारे में बात की गई। तो अगर आप डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। खासकर मैं एक सतपथ ब्राह्मण में बहुत बढ़िया व्याख्या की गई है, उसी तरह विदर्णक उपनिषद में की गई है, और एक में तो इतना एब्स्ट्रैक्ट ज्ञान की व्याख्या की गई जिसमें कहा गया कि जो जानता है वो जानता नहीं, जो जानता नहीं वो जानता है। मतलब इससे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन मुझे आज तक नॉलेज का कहीं नहीं मिला। सो इफ वन नोज द सेल्फ, नथिंग रिमेन्स टू बी नोन एंड कंसिक्वेंटली there is no room for doubt। इसलिए कहा कि अगर किसी भी प्रकार का ज्ञान जो किसी भी प्रकार के मनुष्य के लिए, चाहे वो छात्र है, पति है, पत्नी है, पुत्र है, शिक्षक है, विज्ञानवेत्ता या कोई भी है, पहले स्वयं को जानना बहुत जरूरी है, सेल्फ का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एनीवे, वैदिक लिटरेचर की एक और बहुत अच्छी बात है कि अगर आप एपिस्टेमोलॉजी की मेटाफिजिकल डायमेंशन को समझना चाहते हैं तो भी अगर इस लिटरेचर में इसकी काफ़ी है, क्योंकि वेस्ट के एपिस्टेमोलॉजी में मेटाफिजिकल डायमेंशन ऑफ एपिस्टेमोलॉजी नहीं है। जैसे अगर पूछा जाए, अगर जब मैं कहता हूँ मैं जानता हूँ, तो वो मैं कौन है जो दावा करता है कि जानता है? अगर थोड़ा और आप जाइएगा तो एक शब्द है नाम और रूप, नेम एंड फॉर्म। फॉर्म की विशद व्याख्या की गई है वैदिक लिटरेचर। खैर, आगे बढ़ते हुए न्याय के बाद न्याय में एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, कहना चाहूंगा कि इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि लॉजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल इतना एक दूसरे से मिला हुआ है। अगर किसी भी ज्ञान का मीमांसा नहीं है तो वो कभी भी वैलिड नॉलेज, वैध ज्ञान नहीं माना जाता है। इस पिक्चर में मैं यही दिखाने की कोशिश की है कि जो भारतीय दर्शन में, खासकर न्याय के दर्शन में, it lays down the rules and methods for arriving at valid knowledge, कि वो क्या तरीका आप अपनाएंगे। हम लोगों ने धर्मशाला में एक पेपर शुरू किया था रिसर्च मेथोडोलॉजी का, इंडियन फिलॉसफी के आधार पर, कि वैलिड नॉलेज तक पहुंचने का। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप रिसर्चर हैं और आप क्वेश्चनर से डेटा कलेक्ट करते हैं, तो पता है क्वेश्चनर की डेटा की वैलिडिटी कितनी है? ओनली 10 to 20%। उससे ज्यादा वो वैलिड इंफॉर्मेशन, नॉलेज की तो बात छोड़ दीजिए, वैलिड इंफॉर्मेशन भी नहीं दे पाता है। तो पहले नहीं समझ में आती थी ये बात, एमएड में जब, एमफिल में जब, वहां भी नहीं। जब हमने उसको लॉजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, खासकर एक्सियोलॉजिकल डायमेंशन में, तो लगा कि हाँ बिल्कुल ठीक है। अब जैसे अभी आपको लग रहा हो कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, देखिए कोई भी प्रश्न आप मुझसे पूछेंगे, चाहे सामने पूछेंगे या क्वेश्चनर से पूछेंगे, तो मैं उसी प्रश्न का उत्तर दूंगा और वैसा ही दूंगा जो सामान्य में मान्य है और स्वीकार है। जो समाज में स्वीकार नहीं है और मान्य नहीं है, उसका उत्तर देना नहीं पसंद करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके दो मेरे पास एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम्पल देता हूँ कि कल्पना करिए कि कोई आपसे पूछे, अगर आप दफ्तर में काम करते हैं, कि क्या आपके दफ्तर में करप्शन है? आज इंडिया में पूछिए लोगों से, देखो बहुत करप्शन है। लोग बिल्कुल नहीं चकते, कहते हो कि सारी सरकार करप्ट और हर जगह करप्शन है। तो उनसे पूछे कि अच्छा आपके ऑफिस में करप्शन है, तो क्या आप करप्ट हैं? वो ये तो स्वीकार कर लेगा कि हाँ देयर इज अ करप्शन इन माय ऑफिस, बट आई एम करप्ट नहीं स्वीकार करेगा। मुझे याद है कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री पब्लिश किया था, और वो ये था कि एक आर्टिकल मिला कि देयर इज अ राइज ऑफ होमोसेक्सुअलिटी इन द गर्ल्स हॉस्टल ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कमाल का अपोज किया था। आज भी होता है
कि कोई भी बात भारत के खिलाफ कोई देश कहती है तो हम उसको तुरंत अपोज करते हैं, है ना, कि नहीं ये सही नहीं। तो दूसरी बार उसने क्या किया, कहा कि नहीं अब हम क्वेश्चनर के थ्रू नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे पूछेंगे और उनसे परमिशन लेके रिकॉर्ड भी करेंगे डेटा को। और जब किया तो उसमें भी वही डेटा आया वैलिडिटी, लेकिन किसी ने नहीं स्वीकार किया कि आई एम ए होमोसेक्सुअल। ऐसे ही बातें क्वेश्चनर की लिमिटेशन है जो वैलिडिटी को चैलेंज देता है। तो इसमें मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि न्यायशास्त्र ने हमें समझाया कि वैलिड ज्ञान होने के लिए लॉजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस उस इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। और ये चीज़ें हम आपसे बता ही चुके कि 4 प्रकार के, हालांकि केवल 4 पे ही आधारित नहीं है, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द है, और भी कई तरीके होते हैं, लेकिन इन पे काफ़ी जोर दिया है न्यायशास्त्र ने। और केवल अगर आप देखेंगे कि अगर सेल्फ वैलिडेशन ऑफ नॉलेज के बारे में आप जानना चाहें कि स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण, कि एक तरह का प्रमाण होता है जिसको स्वयं अपने आप में सेल्फ, जैसे मैथमेटिक्स में भी उसके बिना मैथमेटिक्स आगे चलता ही नहीं है, जैसे एक्सियम्स है उसको आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, वो सही है तो सत्य है, उसको स्वीकारना होगा तभी अगले सत्य का निर्माण करेंगे। और दूसरा है कि नहीं, दूसरे चीजों के द्वारा हम उसको वैलिडेट करते हैं। सो इट इज वैलिडेटेड बाय एक्सट्रेनियस मीन्स, जिसको कहा गया परतः प्रमाण। और न्याय एपिस्टेमोलॉजी की ये प्रकाष्ठा है। सो इंडियन थियरीज ऑफ नॉलेज, अगर आप सारे दर्शन को एक साथ ले लें, दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। वन मेंटेन्स द सेल्फ वैलिडेशन ऑफ नॉलेज, जैसे आंख को देखने के लिए आंख चाहिए या नहीं चाहिए, दूसरा चीज बड़ा एक टिकली सवाल है, और जो उस समय किए गए जिसमें कोई ऑपरेटिव हमारे सामने। सो the self validation of knowledge, that is a स्वतः प्रमाण, and other upholding that no knowledge must be validated by others. So दूसरा बताएगा कि हाँ तुम्हारे पास ज्ञान है या नहीं ज्ञान है, और परीक्षा की शुरुआत वहीं से हो गई। आप जानते हैं उससे मतलब नहीं है, हम आपको सर्टिफाई करेंगे कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो ये परंपरा न्याय दर्शन में रही है, और न्याय दर्शन भले ठीक है इसके कंटेंट से सभी दर्शन को हो सकता है परहेज, लेकिन इसकी मेथोडोलॉजी को भारत के सभी दर्शन ने एक्सेप्ट किया है। सो न्यायिकाज एडमिट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन एज मीन, कल भी बात करूंगा मैं, क्योंकि जब कॉग्निशन की बात करते हैं तो उसमें परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखता है। सो परसेप्शन एज मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज, एंड योगज इज वन ऑफ द 3 काइंड्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन ड्यूली एक्सेप्टेबल। इसलिए केवल डायरेक्ट परसेप्शन की बात नहीं करता है, योगिज परसेप्शन को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन के रूप में स्वीकार किया गया है। So one is fairly justified in concluding that even though it may not be possible to disentangle the disputing parties in determining the nature of reality, जिसको metaphysics कहते हैं, there is enough meeting ground for the 2 combatants so far as determining the nature of truth is concerned. किसी भी चीज की सत्यता को स्वीकार करने के लिए इन दोनों के ही आधार पे किया जाए। और कल मैं बात करूंगा इसी को जो इंडियन साइकोलॉजी ने बोरो किया है कॉन्सेप्ट, मेटा कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस का है। एनीवे, अब आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ी सी बात मैं करना चाहूंगा कॉग्निशन के बारे में, कल हम बात करेंगे कि न्याय के अलावा और क्या। तो न्याय, जैसे अगर आप एपिस्टेमोलॉजिकली मैं कहूंगा कि आप न्याय को अलग और वैशेषिक को अलग नहीं पढ़ेंगे, न्याय और वैशेषिक को एक साथ पढ़ेंगे। इसलिए एपिस्टेमोलॉजिकली दे आर कंसीडर्ड सिंक्रोटिकल स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, जैसे न्याय और वैशेषिक एक साथ पढ़िए, सांख्य और योग को एक साथ पढ़ना होगा, मीमांसा और वेदांत को ही पढ़ेंगे, तब भारतीय ज्ञान मीमांसा की सही समझ बनेगी। और जब ज्ञान मीमांसा पढ़ रहे हैं तो केवल ज्ञान मीमांसा के सभी आयामों तक आपको अपने आप को सीमित करके रखना है, तभी समझ में आएगा। एनीवे, वैशेषिक सूत्र की अगर आप बात करेंगे तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा और फिर मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जानते हैं कि द्रव्य, गुण और कर्म की बात करता है, ये सामान्य और विशेष की बात करता है, जो पहली बार किया गया, और इसीलिए शायद फिजिक्स की मॉलिक्यूलरिटी भी इसके करीब आ जाता है, और कहता है कि इन चीज़ों को जानने के बाद आप सुप्रीम गुड को अचीव करेंगे। सो इट इज सेड दैट इट इज द नॉलेज ऑफ द एसेंशियल नेचर ऑफ कैटेगरीज, और यहाँ 3 ही कैटेगरी है,
कौन कौन? सब्सटेंस, एट्रीब्यूट एंड एक्शन, दैट इज द्रव्य, गुण और कर्म। जनरलिटी, सामान्य, पर्टिकुलरिटी, विशेष, और सबसे इंपॉर्टेंट है समवाय, जिसको कहा गया है इनहेरेंस, एंड दे ब्रिंग अबाउट द सुप्रीम कोड। मनुष्य अगर इतनी चीजों का ज्ञान कर ले तो सुप्रीम कोड बन जाता है। सो इट इज आल्सो एडेड दैट दिस नॉलेज इज द रिजल्ट ऑफ ए स्पेशल मेरिट ऑन द पार्ट ऑफ द नोअर। हर नोअर को ये सब चीजों का ज्ञान नहीं हो सकता है, एंड इज ऑब्टेन्ड बाय एन ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिजेम्बलेंस एंड डिफरेंसेस ऑफ द कैटेगरीज। अब देखिए, पूरे विज्ञान का आधार कैटेगरी और क्लासिफिकेशन है, पूरा विज्ञान। खासकर अगर आप बायोलॉजिकल साइंसेस को देखेंगे, चाहे आप डार्विन से लेके किसी का भी नाम लेंगे, या फ्रांसिस बेकन, जिसको माना जाता है कि जहाँ से विज्ञान, वेस्ट का विज्ञान शुरू करता है, खासकर मेट्रोलॉजिकली, वो सब इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है, जिसकी वकालत वैशेषिक सूत्र ने बहुत पहले की है। अब आई बात की ज्ञान के सोर्स के बारे में, तो इसने बड़ा साफ कहा कि भाई दो से ही काम चल जाएगा, वह प्रत्यक्ष और अनुमान। वो बाद में ठीक है, नॉलेज बाय सिमिलैरिटी, वावल टेस्टमनी, उन सबको दिया, बट इसने साफ कहा कि डायरेक्ट नॉलेज इज रिगार्डेड एज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द सेंस ऑर्गन्स। और वही नहीं रुका कि मनुष्य के सेंस ऑर्गन और किसी वस्तु का कॉन्टेक्ट हो जाए और वो सिर्फ जान लेगा, नहीं, कहा उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है सोल। इसीलिए जिसको आजकल सोल पे तो नहीं बातें कर रहे हैं लोग कह रहे हैं कि कॉन्शसनेस, कि जिस भी वस्तु का हमारे परसेप्शन में, कॉन्शस परसेप्शन में पहुंच होगा, उसी के बारे में हमें ज्ञान हो सकता है। सो द एजेंसी ऑफ माइंड एज ए फैकल्टी ऑफ अटेंशन एंड वॉल्यूशन इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड। इसलिए ज्ञान होने के लिए दोनों चीजें चाहिए, फैकल्टी ऑफ अटेंशन एंड वॉल्यूशन। इच्छा भी होनी चाहिए। हम अगर किसी चीज को जानना ही नहीं चाहते हैं तो जानेंगे कैसे? So what is a knowledge? According to Vaisheshik, knowledge is ultimately a quality of the soul. Okay. Then बहुत डीपर एक्सप्लेनेशन ये देता है नॉलेज के बारे में, और महर्षि कर्णाद ने पहली बार ऐसा मानते हैं लोग कि कर्ण की भी व्याख्या इसमें की है। तो दो ही चीज को ज्ञान मानता है। वैशेषिक के बाद अगर आप सांख्य में आ जाएंगे, तो देखिए, मनुष्य को अगर समझना है, इसलिए मैंने कहा कि एपिस्टेमोलॉजिकली सांख्य को हमेशा योग के साथ पढ़िए। सभी दर्शन अपने आप में पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन एपिस्टेमोलॉजिकली दो दर्शन को एक कैटेगरी में रख के आप अध्ययन करेंगे, तब उसकी पूर्णता को समझेंगे। न्याय, सांख्य, न्याय का वैशेषिक के साथ, सांख्य का योग के साथ, और मीमांसा का वेदांत के साथ। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं योग का जो आधार है, फिलोसॉफिकल डायमेंशन है, वो है ही सांख्य। एनीवे, और उसमें एक जो बहुत फेमस बुक है सांख्य कणिका, आप सब जानते हैं, वो इसी एजर्शन के साथ स्टार्ट होता है। क्या? डिजायर फॉर नॉलेज अराइजेस आउट ऑफ द नीड ऑफ एंडिंग मिजरी। मनुष्य को क्यों ज्ञानी होना चाहिए? ताकि मनुष्य की मिजरी खत्म हो सके। कोई मनुष्य को क्यों प्रयास करना चाहिए कि किसी ज्ञान को हासिल कर ले? ताकि उसकी सभी प्रकार की मिजरी खत्म हो जाए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सांख्य कणिका को अगर आप पढ़ेंगे तो स्टार्ट ही इसी के एजर्शन के साथ होता है। इसी बात पे वो बल देता है कि डिजायर फॉर नॉलेज अराइजेस आउट ऑफ द नीड ऑफ एंडिंग मिजरी, एंड इट इज फर्दर पॉइंटेड आउट दैट ए साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द अनमैनिफेस्टेड and the manifested nature and of the knower is preferable to any other kind of knowledge. चाहे वो कोई पॉपुलर ओपिनियन हो, और इवन रिविलेशन ज्ञान को भी, रिवील्ड नॉलेज को भी कहता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि अनमैनिफेस्टेड, मैनिफेस्टेड और नोअर के ज्ञान को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि जब आप छात्र को पढ़ना चाहते हैं, आप जानिए तो छात्र है कौन, क्यों जानना जरूरी है। तो आप अगर किसी चीज को समझना चाहते हैं तो आपको भी तो जानना पड़ेगा ना, आप कौन है। आज ही हम सुबह में मिस्टर स्किल के साथ एक प्रोजेक्ट है इग्नू का, तो उसके लिए हम लोग लिख रहे थे डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर कि बहुत जरूरी है जानिए कि भाई जिसके लिए आप दे रहे हैं वो है कौन। वो एकेडमिशियन नहीं है, वो एक ब्यूरोक्रेट है, वो ऑफिसर्स है। तो उसको उसी तरह का नॉलेज ज्ञान नहीं देंगे जो ज्ञान आप एक शिक्षक को बनने के लिए देंगे। असेसमेंट के चैप्टर पे हम लोग बात कर रहे थे, और इसीलिए उसमें उसने
सेंस कॉग्निशन की तो बात की ही है मीमांसा ने। सेंस कॉग्निशन के साथ इन्फरेंस अनुमान को भी लेता है और टेस्टिमनी आप्तवचन को भी लेता है। सो सेंस कॉग्निशन इज व्हाट? सेंस कॉग्निशन इज ए डेफिनिट नॉलेज obtained through the sense organs. And inference is what? Inference is cognition based upon the relation of the mark and that to which that marks belongs. इसलिए मैंने कहा कि एक की व्याख्या अगर मान लीजिए इस परिभाषा के आधार पे हम करें तो कितना वक्त लगेगा। इसलिए एक मैथमेटिक्स के टीचर कम रिसर्चर हैं आर.एन. मुखर्जी, उन्होंने 0 पे पीएचडी की और लगभग 700 पेज की थीसिस लिखी है। अब किसी भी सामान्य व्यक्ति से या किसी प्रोफेसर से पूछिए तो कितने डिफरेंट आपको दे देगा 0 के डायमेंशन। नंबर सिस्टम के जितने भी नंबर हैं नंबर सिस्टम में, मैं इमेजिनरी नंबर की बात नहीं कर रहा, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। इनके चलिए होल नंबर ले लीजिए, तो होल नंबर के समुच्चय में आप देखिएगा कि सबसे गहरा रहस्य लिए हुए 0 है। सबसे डेप्थ वाला जो एपिस्टेमोलॉजिकल एनालिसिस की डिमांड करता है वो वही है। उसी तरीके से इमेजिनरी नंबर की कल्पना करिए जरा, जहाँ आयोटा है जिसका वैल्यू आयोटा इक्वल टू -1 रूट अंडर और +-1 होता है। खैर, अगर इस डेफिनेशन के आधार पे मीमांसा के सांख्य के इस डेफिनेशन के आधार पे करें तो आप समझ सकते हैं। एनीवे, और आपको पता है कि पुरुष प्रकृति और धर्म पे की चर्चा, लेकिन उसका भी इसीलिए क्या है कि इंटेलेक्ट से कैसे सामा उसका रिश्ता है। द इंटेलेक्ट, जिसको कि मीमांसा बुद्धि कहता है, इमेनेट्स फ्रॉम नेचर, प्रकृति, एंड इज डिफाइंड एज डिटर्मिनेशन, अध्यवसाय। एंड इट इज सेड दैट वर्च्यू, जिसको धर्म कहते हैं, नॉलेज जिसको ज्ञान कहते हैं, डिस्पैशन जिसको विराग कहा गया, एंड पावर आर इट फॉर्म्स when it is of the nature of sattva, and the reverse of them when it is of the nature of tamas. तो सब कुछ देखिए मिला हुआ है, इसलिए एक को समझने के लिए दूसरा समझना जरूरी है, दूसरे को समझने के लिए तीसरा जरूरी है। इसलिए केवल एपिस्टेमोलॉजी की जब लोग बात करते हैं मुझसे, मैं कहता हूँ नहीं, बिना उसकी एक्सियोलॉजिकल डायमेंशन और मेटाफिजिकल डायमेंशन को समझे आप पूरी एपिस्टेमोलॉजी को नहीं समझेंगे। पहले ये तो देखिए जिस विषय पे आप रिसर्च करते हैं उसको जाना भी जा सकता है या नहीं जाना जा सकता है। खैर, देखिए योग पे आजकल हम इंटरनेशनल योगा डे भी मनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरी चिंता ये है एज एन एपिस्टेमोलॉजिस्ट कि वो योग एज ए बॉडी ऑफ नॉलेज का क्या अर्थ है। क्या ये वो तमाम आसन करने से या जो भी चीज़ें बताई गई हैं वही है या कुछ और है। नए वक्त की आवश्यकता है कि ठीक है उन चीज़ों को तो समझा जाना चाहिए, उन चीज़ों को किया भी जाना चाहिए, बट योग एज ए बॉडी ऑफ नॉलेज जिसमें कितनी चित्त की और वृत्ति की अगर आप इंटेलेक्चुअली अगर उसकी आप परिभाषित करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि नया डायमेंशन सामने आता है हमारे पास। ठीक उसी तरीके से योग सूत्र में ही एक जगह मिलता है, इट इज अ पॉजिटिव एक्टिविटी एंड नॉट द एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी। किसके बारे में? जब आप विकल्प नॉलेज की बारे में बात करते हैं और सविकल्पक नॉलेज के बारे में बात करते हैं। तो एनीवे, टाइम इज शॉर्ट। अगर हम थोड़ा और बढ़ते हैं, अगर आप वेदांत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो वेदांत प्रकाष्ठा है, आपको पता है, भारतीय दर्शन का, और चूंकि सबसे बाद में आया तो इसीलिए उसने सभी प्रकार के दर्शनों का एक तरीके से आप समझिए कि उसने सार प्रस्तुत किया है। इसलिए जहाँ चारवाक का सिस्टम नॉलेज के लिए सिर्फ परसेप्शन को रिकॉग्नाइज करता है, वैशेषिक परसेप्शन और इन्फरेंस को करता है, मीमांसा कंपैरिजन को इंक्लूड करते हुए 3 को करता है, न्याय 4 को करता है, इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे तो वेदांत के 2 धरे हैं दोनों स्कूल में। एक कहता है 6 प्रकार के साधन, 6 साधन आपको ज्ञान तक पहुंचाते हैं, और दूसरा कहता है कि वो 8 चीज़ों के जिसमें
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन सब की बड़ी गहरी व्याख्या है। और इन सब का प्रयोग मैं तो अपने लिए पेडागोजिक डायमेंशन में ज़्यादा करता हूँ। तो अगर हम गॉड पार्क के उससे हम करें तो उसने सबसे पहले, आपको पता ही है कि सेल्फ को डिफाइन किया है, और सेल्फ को डिफाइन करने के बाद तब वो ज्ञान तक पहुंचते हैं। और जो कोशा सिद्धांत भी इन्हीं का दिया हुआ है। बट एनीवे, हम लोग बात करेंगे ज़्यादातर कि भाई अगर हम एपिस्टेमोलॉजिकली हम शंकर की थियरी को समझने की कोशिश करें, शंकर थियरी ऑफ नॉलेज एंड रियलिटी, तो क्या है। अगर आप देखेंगे शंकराचार्य की जो ज्ञान मीमांसा है, उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन अगर ज्ञान मीमांसा उनका देखेंगे, इट मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द वर्ल्ड इन द ऑर्डिनरी सेंस एंड वर्ल्ड इन द हायर सेंस, जिसको उन्होंने व्यवहारिक जगत और परमार्थिक जगत कहा है। इसी तरह मैं भी बात करता हूँ कि गणित एक सामान्य लोगों के लिए है, और एक गणित जो बहुत ही विशेष लोगों के लिए, खास लोगों के लिए। गणित की वो व्याख्या कुछ लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, नहीं। देखिए, अरिथमेटिक गणित का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन गणित जब आप कहते हैं, मैथमेटिक्स कहते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समेटे हुए है। और उसमें उन्होंने एक थियरी दिया जिसको कहते हैं कि इट इज अ कॉरस्पॉन्डिंग टू विच देयर आर इग्नोरेंस, अविद्या और विद्या। हालांकि ये वैशेषिक ने भी बात किया, इसलिए मैंने कहा कि जितने भी सूत्रधार आपको मिलेंगे वेदांत के, वो करीब करीब सभी दर्शनों का से चीज़ों को लेते हैं और इसमें वो करते हैं। तो विद्या और अविद्या, और अविद्या इग्नोरेंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अज्ञान है। इग्नोरेंस और अज्ञान में फर्क होता है। सो व्हाट इज अ पर्टिकुलर ऑफ शंकर इज हिज कंसेप्शन ऑफ, यू ऑल नो, इल्यूजन, और उसके आधार पे उसने अपनी थियरी ऑफ नॉलेज को दिया है। अगर वेदांत एपिस्टेमोलॉजी में मुझे जो लगता है, ये एपिस्टेमोलॉजी के साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी चर्चा मैं कल करूंगा, वो है कॉग्निशन। और बड़ा साफ वेदांतिस्ट ने लिखते हुए कहा है कि कॉग्निशन रिजल्ट्स फ्रॉम द कंजंक्शन ऑफ द सेल्फ, द इंटरनल ऑर्गन, द सेंस ऑर्गन एंड द ऑब्जेक्ट। चारों का एक साथ मिलना होगा, तब जाके संज्ञान होगा। ठीक उसी तरीके से मैंने कहा था कि मैं ब्लूम का आलोचक रहा हूँ। ब्लूम कहता है कि नॉलेज जो है लोएस्ट फॉर्म है, उससे ऊपर की चीज जो है वो अंडरस्टैंडिंग है, नहीं, या कॉम्प्रिहेंशन है। उससे ऊपर की चीज स्किल है, उससे ऊपर की चीज एप्लीकेशन है, फिर एनालिसिस है, फिर सिंथेसिस। इसको उल्टा कर दीजिए, आप नॉलेज हाईएस्ट फॉर्म है। अगर आप वेदांतिक एपिस्टेमोलॉजी के व्यू से भी उसको देखेंगे, तो सबसे पहले किसी चीज की सूचना या जानकारी, इंफॉर्मेशन, फिर उसकी समझ या उसका कॉम्प्रिहेंशन या उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके आधार पर एक खास प्रकार का कौशल का निर्माण करते हैं। कोई भी डेफिनेशन आपको पढ़ाया जाता है किस लिए? केवल डेफिनेशन याद रहे, नहीं, उसके आधार पे जो कौशल, चाहे वो संज्ञान के स्तर पे ही हो, उसका उपयोग आगे आप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज डिमोएवस थ्योरम या व्हाट इज अ पाइथागोरस थ्योरम, तो अगर हम कह देते हैं पाइथागोरस थ्योरम ये है, तो इसका क्या अर्थ है कि इन ज्ञान को आप आगे प्रयोग करेंगे। अगर आप जान जाते हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होगा, तो अब इन संबंधों के आधार पे अगर कोई दो चीज दिया हुआ है तो तीसरा चीज आप ज्ञात कर लेंगे। यही कौशल है, और उसका उपयोग करना, अप्लाई करना, एप्लीकेशन करना। और ऐसा करते हुए दो चीजें आपको करना पड़ता है किसी भी परिस्थिति में, संश्लेषण और विश्लेषण। ये सब जब आप कर लेते हैं, तब जाके आपको नॉलेज होता है। तो मैं ब्लूम से यही डिफर करता हूँ, और ये जो मेरा डिफरेंस है वो इंडियन थियरी ऑफ नॉलेज के आधार पे है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वेदांत एपिस्टेमोलॉजिस्ट ने साफ कहा है कि किसी चीज का नॉलेज कब होगा आपको, व्हेन देयर इज अ कंजंक्शन ऑफ द सेल्फ यानी आपका कॉन्शियसनेस, नंबर 1। नंबर 2, द इंटरनल ऑर्गन्स, अंतःकरण जिसको कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स, जो भी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां आपको दी गई, एंड द ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु नहीं है, वो एंटिटी जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। कोई व्यक्ति कैसे जीरो पे लिख दिया पीएचडी, क्योंकि केवल जीरो के बारे में ही सोचता रहा और ढूंढता रहा और करता रहा।
कोई साइंटिस्ट किसी एक छोटे से, अगर आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जन्म देता, केवल रिलेटिविटी को समझने की कोशिश कर रहा था. And that's why Shankaracharya explains how the internal organ is variously called manas, buddhi, vigyan, and chit. And accordingly, as it functions in one way or another, and how it is an indispensable factor in all sorts of knowing, all sorts of cognition. किसी भी प्रकार के ज्ञान के लिए इन सब का वो होना चाहिए. खैर, ये इसकी प्रकाष्ठा है और इसका अपना मॉडल है. मेरी अपेक्षा ये होगी कि इस तरह के वर्कशॉप जब हम लोग करते हैं और इस तरह के जब हम इसमें भागीदारी लेते हैं, तो इससे सीखते हुए आप अपना कोई मॉडल बना सकते हैं. जैसे मैंने कहा कि पेडागोजी के लिए एरिस्टोटल का सिलोजिस्टिक रीजनिंग कहीं उपयोगी नहीं है. आप सबको पता है एरिस्टोटल का सिलोजिज्म क्या है. ऑल मैन आर मॉर्टल, अरविंद इज ए मैन सो अरविंद इज ए मॉर्टल. नहीं, लेकिन अगर आप इसी को न्याय के ज्ञान मीमांसा के पंचपाद सिद्धांत में, जिसमें उदाहरण और उदाहरण का काट दोनों चीजें अभी अब शामिल कर लेते हैं, तो खासकर अपर प्राइमरी लेवल पे शिक्षण का उससे अच्छा मॉडल नहीं होगा. तो अगर वो मॉडल बन के आए तो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे. और केवल सट दर्शन की बात नहीं है. जैसा कि मैंने कहा कि आप बुद्धिस्ट एपिस्टेमोलॉजी को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि दोनों ने ही एक दूसरे को एनरिच किया है. उसी तरीके से अगर मान लो वेदांत में कोई कहे कि नहीं, शंकराचार्य के अलावा भी तो लोग हैं जिन लोगों ने किया है. हाँ, रामानुजम का डॉक्ट्रिन ऑफ नॉलेज एंड रियलिटी बहुत पावरफुल है. और आप सबको पता है कि रामानुजम का जो सेक्ट है वो विशिष्टाद्वैत कहलाता है, जिसको कुछ लोग मॉडिफाइड मोनिज्म भी इंग्लिश वेस्ट नॉलेज में कहते हैं. और उन्होंने भी इसी तरीके से, जिस तरीके से शंकराचार्य ने ज्ञान कैसे होगा, संज्ञान कैसे होगा, किस चीज़ों को जानेंगे, इन्होंने भी करने की कोशिश की है. खैर, मैं ये इनजस्टिस होगा कि अगर मैं सट दर्शन के साथ साथ, जिसको कुछ लोग ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, हालांकि मैं इससे सहमत नहीं होता हूँ, मैं भारत की दो और जो इसी धरती पे पैदा हुई उसने जो बात की है उसकी बात ना करूँ. बस 2 से 4 मिनट में बात करना चाहूँगा. दैट इज द जैन एपिस्टेमोलॉजी एंड द बुद्धिस्ट एपिस्टेमोलॉजी. नॉलेज अगर आप देखने की कोशिश करेंगे इस परंपरा में, जैन और बुद्धिस्ट परंपरा में, हालांकि दोनों परंपरा में कुछ भिन्नताएं हैं, एंड दैट इज क्लासिफाइड एज मति, ऋतु, अवधि, मान प्राण एंड केवल. And these are called the means of knowledge pramanas. अब आप देखिए कि वहाँ अगर 1 से लेके 8 तक का वेरिएशन है. इन्हीं के दोनों स्कूल ऑफ थॉट में, जहाँ बुद्धिस्ट सिर्फ 2 को मानता है, जैन परंपरा में उसमें 5 साधन मानते हैं ज्ञान के. और कहता है कि मत और श्रुत से तो आपको सिर्फ इनडायरेक्ट नॉलेज मिल सकता है, और बाकी जितने प्रकार हैं ये सब डायरेक्ट नॉलेज देने के लिए है, और डायरेक्ट नॉलेज उसी से हो सकता है. इसकी भी व्याख्या है जिसमें शुद्ध ज्ञान को पहले होता है या मति ज्ञान पहले. कहते हैं पहले श्रुति ज्ञान और फिर मत बनता है. और देखिए कई बार लोगों ये बात आम जीवन में भी देखना पड़ता है. पहले हम सुनते हैं, समझते हैं और फिर अपना मत बनाते हैं, और उसको 2 तरीके से इन लोगों ने रखा है. खैर उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो आप में से जिन लोगों का रुझान भारत के सट दर्शन के अलावा इन 2 एपिस्टेमोलॉजी में है, दैट इज बुद्धिस्ट एपिस्टेमोलॉजी एंड जैन एपिस्टेमोलॉजी, जरूर पढ़ना चाहिए. और उसमें दिन्नाग का वर्क जरूर पढ़िए, जिसने प्रत्यक्ष पे कमाल का काम किया है. और उनका जो प्रत्यक्ष है वो कल्पना बोधम भी उसमें शामिल है. ठीक है ना. एनीवे, मैं अब रुकना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत देर तक मैं ही बोलता रहा. मैं चाहूँगा कि आप में से कुछ लोग हम बोले, लेकिन उससे पहले 1 मिनट और
कि अगर आप कोई भी विषय के छात्र हैं या शोधकर्ता या शोधकर्ती हैं या शिक्षक हैं, तो अपने विषय के अपने के ज्ञान मीमांसा को समझने की कोशिश करिए, पहली बात, ठीक है। इसलिए एपिस्टेमोलॉजी ऑफ योर डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सिर्फ डिसिप्लिन नहीं, डिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग क्या है उसकी भी अपनी एक ज्ञान मीमांसा होती है। जैसे गणित किसी चीज को, समस्या को अपने तरीके से समझता है, विज्ञान अपने तरीके से समझता है, समाजशास्त्र अपने तरीके से समझता है ना, व्याकरण अपने तरीके से समझता है, साहित्य अपने तरीके से समझता है। हर अगर वो सब्जेक्ट है तो उसका अपना एक तरीका है समझने का। दूसरा सब्जेक्ट को पूरा अधिकार है उससे डिफर होने का, लेकिन उसका अपना एक तरीका है। सो पहली बात, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ डिसिप्लिन, आप अपने विषय को समझिए, और जिसमें जो भारतीय दर्शन में जिस तरीके से ज्ञान मीमांसा को चित्रित किया गया है उसे थोड़ा बहुत रूबरू होइए, बहुत बस उतना ही काफी होगा। दूसरा, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ डिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग, कि उस डिसिप्लिन की जो समझ है उसकी अपनी, एक तो डिसिप्लिन की समझ और डिसिप्लिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, डिसिप्लिन का होना और डिसिप्लिनरी समझ का होना दोनों बिल्कुल अलग अलग है। डिसिप्लिन का होना मतलब कि एक गणित अपने आप में इंडिपेंडेंट है, लेकिन उस गणित को जो मैं समझता हूँ या मुझ जैसे हजारों लोग समझते हैं जो सिर्फ गणित पढ़ाते हैं, तो उनकी समझ की ज्ञान मीमांसा क्या है। जैसे शुरू में मैं मानता था कि गणित जो है अरिस्टोटल की तरह ये अंतिम सत्य है, लेकिन अब मैं कहता हूं नहीं, गणित का ज्ञान अंतिम सत्य ज्ञान नहीं है, वो भी मान्यताओं पे, वो भी एजम्पशंस पे ही बेस्ड है। हालांकि जो ट्रेडिशनल गणित के लोग हैं वो मेरी इस बात से नहीं सहमत होते हैं और मुझे कंट्राडिक्ट करते हैं, लेकिन मैं एकदम कन्विंस्ड हूं। तीसरी बात, अगर आप शिक्षक हैं तो आपको अपनी पेडागोजिक अंडरस्टैंडिंग का ज्ञान मीमांसा भी समझ पता होना चाहिए। अगर आप बिलीव करते हैं कि ज्ञान दिया और लिया जा सकता है तो आपके पढ़ाने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि आपकी एपिस्टेमोलॉजी डिफरेंट है। आप बिलीव करते हैं दिया लिया नहीं जा सकता है, मनुष्य स्वयं उसका अपनी समझ बना सकता है, उसका निर्माण कर सकता है, तो आपका तरीका अलग हो जाएगा। और आप मानते हैं कि नहीं, ये दोनों ही सफिशिएंट नहीं है, मनुष्य तो समझेगा या ना समझेगा उसका सेल्फ तय करेगा, वो भी सही है। एक तो ये बात सजेशन में कहना चाहूंगा। दूसरा, आप कहीं ना कहीं अपनी जर्नी में एक खास प्रकार का एपिस्टेमिक कन्विक्शन को डेवलप करिए कि दिस इज माय कन्विक्शन, आई मे बी रॉन्ग। और एपिस्टेमिक कन्विक्शन के लिए एपिस्टेमिक बिलीफ का होना चाहिए। देखिए, बिलीफ और फेथ में अंतर है। फेथ डॉगमेटिक होता है, ऑर्थोडॉक्स होता है, ब्लाइंड होता है। मैं अगर इस्लाम परस्त हूं तो मुझे अल्लाह के वजूद को मानना ही पड़ेगा, नहीं? लेकिन अगर मैं हिंदू परंपरा में हूं तो मैं ईश्वर की सत्ता को मान भी सकता हूं और नहीं भी मान सकता। ये आजादी है। क्रिश्चियनिटी में ये तो मानते हैं कि हाँ ठीक है जीसस हैं, लेकिन जीसस के फॉर्म को एब्स्ट्रैक्ट में, जैसे दो धरे हैं उसके, आपको पता है आज सबसे ज्यादा सेक्ट उन्हीं में है। इस्लाम में भी हजारों सेक्ट और उनमें भी सेक्ट कि जो प्रोटेस्टेंट हैं वो उसकी मूर्ति को रखना पसंद नहीं करता है अपने चर्च में, कहता है हम मिलेंगे उसकी याद में प्रार्थना करेंगे लेकिन उसकी मूर्ति को नहीं रखेंगे। वहीं पे जो कैथोलिक, जो रोमन चर्च है, वो देखिए वो रखते हैं। तो फेथ जो है वो ब्लाइंड होता है, उसमें आपको लॉजिक और क्वेश्चन और रीजनिंग का गुंजाइश नहीं है। बिलीफ जो है वो हमेशा लॉजिकल होता है, वो हमेशा डायनामिक होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपकी अपनी एपिस्टेमिक बिलीफ होनी चाहिए। सो एपिस्टेमिक की यात्रा एपिस्टेमिक बिलीफ और कन्विक्शन से आप पहुंचेंगे, तभी जाके कुछ उस तरह का होगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि हम सभी प्रतिभागी इससे लाभान्वित अवश्य हुए होंगे। धन्यवाद तहे दिल से आपका, स्नेहिल आभार दिल से आपका, भारतीय दर्शन की ज्ञान मीमांसा से रूबरू कराने के लिए शुक्रिया ए गुलजार आपका, शुक्रिया ए गुलजार आपका। तो सर, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्ष से, शिक्षण अधिगम केंद्र की ओर से आदरणीय प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज मैम के पक्ष से एवं हमारे स्वयं के पक्ष से आपका हार्दिक धन्यवाद।